वेलकम स्टूडेंट, दिस इज मुकेश ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम फिर से लेक्चर 3 शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का। इसके पहले मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें अंडर सेक्शन 14, 15, 16 और 17 के बारे में कुछ समझाया था। हमने लास्ट टॉपिक पे सेक्शन 17 में हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने परक्यूसाइड्स के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग सेक्शन सैलरी बताया, हमने टैक्स फ्री बताया, परक्यूसाइड्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल दिया था हमने कंसेशनल बेनिफिट्स के बारे में, जहाँ पे एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है परक्यूसाइड्स में। कृपया उसको अगर आपको देखना है तो लास्ट चैप्टर में या मेरी लास्ट विजिट में देख सकते हो, लास्ट टॉपिक में देख सकते हो। अगर आपको मेरा लेक्चर, अगर मेरा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आज हम शुरुआत करेंगे उसके आगे परक्यूसाइड्स में। सेक्शन 72 में वैल्यूएशन ऑफ परक्यूसाइड समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, उसका डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है। जिसमें सबसे पहले आएगा वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंटल एकोमोडेशन के बारे में। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेसिडेंटल एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय जब आते हैं अपने यहाँ पे काम करने के लिए या अपने एम्प्लॉयर के पास, तो उनके पास न रहने के लिए कुछ होता है, तो ऐसे कंडीशन में उनको एम्प्लॉयर कंसेशनल रेट्स में या कुछ ऐसे रेट्स में रेसिडेंटल एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें 2 कैटेगरी आएगी, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 2 तरह के मकान आएंगे, एक अनफर्निश्ड हाउस या फर्निश्ड हाउस। अगर अनफर्निश्ड हाउस है तो एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो भी प्रिस्क्राइब रेट होगा वो डिटरमाइन कर लेंगे, वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। अगर वो फर्निश्ड अमाउंट है तो जो भी अमाउंट डिटरमाइन करेंगे वो वैल्यू, और अगर फर्निश्ड है तो सैलरी का फर्नीचर का 10% या जो भी एसेट्स का एट कॉस्ट पे 10% उसको ऐड करेंगे। अगर कुछ पेड किया है एम्प्लॉय ने तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो वो आपकी वैल्यू बनेगी वैल्यू ऑफ एकोमोडेशंस। अगर इसके अलावा अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसके 2 कंडीशंस आएगी। एक, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ सिटी, यानी अगर वो एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर सिटी में एम्प्लॉयर। और दूसरी कंडीशन आएगी एकोमोडेशंस हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये खुद की प्रॉपर्टी है। उसमें क्या कंडीशंस होगी, अगर हायर कर रहा है तो इन केस जितनी भी हायर वैल्यू होगी वो, और सैलरी का 15%, ये दोनों कंडीशन में विच एवर इज लेस। अगर कोई एम्प्लॉयर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर एकोमोडेशन हाउस दे रहा है, अगर वो मकान खुद का है एम्प्लॉयर का और पर्टिकुलर सिटी में ही है, तो वो कंडीशन उसके लिए अलग होगी। अगर वो हायर कर रहा है और उसको प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में जितनी भी हायर चार्जेस वैल्यू होगी वो, और सैलरी का 15%, इन दोनों में जो विच एवर इज लेस। दूसरी कंडीशन में आएगी, अगर एकोमोडेशन खुद के मकान में है और खुद का है और सिटी में दे रहा है, तो वहाँ पे जब कैलकुलेशन करते हैं तो पॉपुलेशन के बेस में करते हैं कि जो उनको मकान हायर करके दे रहा है, जो उनको एकोमोडेशन दे रहा है, वो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो सैलरी का 15% लिया जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा परंतु 25 लाख से कम है तो सैलरी का 10% लिया जाएगा। अगर उसकी पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो सैलरी का 7.5% लिया जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंडीशन में हम फर्निश्ड और अनफर्निश्ड हाउस जब लेंगे, उसमें जो भी अनफर्निश्ड हाउस है एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। फर्निश्ड हाउस में हम जितना भी अमाउंट डिटरमाइन कर रहे हैं वो 10% ऑफ कॉस्ट फर्नीचर का, जो वन वो भी होगा, और उसमें अगर कोई एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है तो उसको माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन निकल जाएगा। अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसमें 2 कंडीशन आएगी, या एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ सिटी, तब पॉपुलेशन के बेस में दिया जाएगा। तो वहाँ की पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो सैलरी का 15%, 15% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा परंतु 25 लाख से कम है तो सैलरी का 10%। अगर 10 लाख तक पॉपुलेशन है तो सैलरी का 7.5%। अगर एकोमोडेशन हायर करके तो उसको एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में हायर चार्जेस जो वैल्यू होगी वो, और सैलरी का 15% जो दोनों में से कम होगा वो कैलकुलेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बार बार आ रही है, सैलरी का मतलब क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है, सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंसेस
या डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंसेस अगर परसेंटेज बेस में होगा इफ तो प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस बोनस और परसेंटेज बेसिस में प्रॉफिट। तो ये कमीशन तो ये सैलरी मीन्स होगा बेसिक पे प्लस डियरनेस परसेंटेज बेस में होगा और डीपी दोनों में से कोई चीज़ आएगी, ये ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस और बोनस। ये कैलकुलेशन होगा आपका एकोमोडेशन रेंट फ्री हाउस का। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड उसका वैल्यूएशन करेंगे एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। अगर होटल की एकोमोडेशन प्रोवाइड करके दे रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय के पास बाहर भेजता है उसको और उनको होटल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, तो एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो जब तक उसको मकान रहने के लिए नहीं मिलता, तो अगर होटल प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो 15 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, मतलब 15 दिन से कम ही होटल में ठहरता है, तो उसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो नील होगा। अगर इन अदर केस अगर 15 दिन से ज़्यादा वो स्टे करता है होटल में, तो सैलरी का 24% और एक्चुअल जो चार्ज होगा उन दोनों में से जो कम होगा वही टैक्सेबल अमाउंट होगा। यहाँ पे दो कैटेगरी होगी, 15 दिन से कम तो कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा अगर स्टे कर रहा है होटल में। अगर 15 दिन से ज़्यादा स्टे कर रहा है तो सैलरी का 24% और एक्चुअल रेंट जो भी होगा एक्चुअल चार्जेस उन दोनों में विचएवर इज लेस। तीसरा कैलकुलेशन करेंगे वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार का। तो इसकी कंडीशन अलग है। इसमें अगर एक कार ओन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइड टू एम्प्लॉय, अगर एक कार है ओनर के पास, वो भी ओनर की है और वो प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, तो उसमें दो कंडीशन आएगी कि वो कार का यूज़ किसके लिए कर रहा है। ऑफिशियली यूज़ कर रहा है तो जो भी वैल्यू होगी उस नील उस मतलब उसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। पर अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस ड्राइवर का रेम्यूनरेशन और डेप्रिसिएशन, ये तीनों को ऐड करेंगे, वही आपकी कैलकुलेशन कहलाएगी। ठीक है, रेम्यूनरेशन और ड्राइवर आपको गिवन होगा 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा अगर कार यूज फॉर ऑफिशियल और पर्सनल यूज, अभी तक कार क्या आया था, या तो ऑफिशियली यूज कर रहे थे, पर्सनल यूज कर रहे थे, परंतु अगर कार अगर मिक्स यूज कर रहे हैं, मतलब ऑफिशियल यूज के लिए भी कर रहे हैं और पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, अगर ऑफिशियल यूज कर रहे हैं तो पूरे एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो यहाँ पे दो कार होगी, या तो स्मॉल कार होगी या लार्ज कार होगी। स्मॉल कार का रेट होता है 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल होगा, अगर लार्ज कार है तो 2400 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा टैक्सेबल, और ड्राइवर सैलरी 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इज इट क्लियर? अगर पूरे एक्सपेंसेस एम्प्लॉय उठा रहा है तो स्मॉल कार का वही रेट 600 रुपये पर मंथ हो जाएगा और लार्ज कार का 900 रुपये पर मंथ होगा। ध्यान से रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, अगर कार दोनों ही पर्पज के लिए यूज़ की जा रही है, ऑफिशियली और पर्सनल यूज़ के लिए, तो पूरा एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर उठा रहा है तो स्मॉल कार का 1800 रुपये और लार्ज कार का 2400 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अगर पूरा खर्चा एम्प्लॉय उठा रहा है तो स्मॉल कार का 600 रुपये और लार्ज कार का 900 रुपये पर मंथ। दोनों कंडीशन में अगर चॉफर दिया हुआ है या ड्राइवर दिया हुआ है तो उसको 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल करना है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार, यहाँ पे हमने जो टैक्सेबल किया था ये कार थी ओनर की, पर अगर यही कार अगर एम्प्लॉय खुद की है, खुद की कार है, अगर वो इसका यूज़ ऑफिशियली यूज़ कर रहा है तो कैलकुलेशन फिर भी इसका नील होगा। अगर वो पर्सनल यूज़ करता है तो जितनी भी अमाउंट रिइंबर्स कर रहे हैं वो, अगर मिक्स यूज़ कर रहा है तो फिर वही कंडीशन आएगी स्मॉल कार और लार्ज कार। स्मॉल कार का 1800 रुपये और लार्ज कार का 2400 रुपये और ड्राइवर 900 रुपये। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा की कार की प्रोवाइड की फैसिलिटीज़ देता है, एक से ज़्यादा कार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो ऐसी कंडीशन में इफ़ मोर देन वन कार प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज़, जिसमें से एक ही कार को हम प्रोवाइड करेंगे टैक्सेबल के लिए और दूसरी कार को हम मिक्स यूज्ड मान के चलेंगे। इज इट क्लियर? इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। कैलकुलेशन करेंगे अपन एजुकेशन फैसिलिटीज़। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी देता है और ये एजुकेशन फैसिलिटी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलती है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। इसमें आपको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर चाइल्ड के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है। फैसिलिटीज़ ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये पूरा टैक्सेबल है। इसके अलावा प्रिस्क्राइब दिया जाता है फ्रिंज बेनिफिट का। फ्रिंज बेनिफिट मतलब होता है जो सिर्फ
खुद एम्प्लॉय को दिया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन कंसेशनल रेट पे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लोन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 20,000। अगर प्रीवियस ईयर में उसको लोन दिया जा रहा है हाउसिंग लोन के लिए, अगर 20,000 से कम है तो उसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, ठीक। अगर 20,000 के ऊपर है तो जितना अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट जो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए होता है, जैसे एड्स है, कैंसर है, अगर इसके लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज दे रहा है तो उसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फ्री फूड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है 50 रुपीज़ पर मील के हिसाब से। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑफिशियली आवर के समय में अगर फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, फूड फैसिलिटीज़ मतलब जहाँ पे टी होगा, स्नैक्स होगा, लंच की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ फ्री फूड फैसिलिटीज़ में सिर्फ इसमें स्नैक्स और टी की बात करेंगे, जिसमें नॉन एल्कोहलिक चीज़ एक भी नहीं आएगी, वो भी वर्किंग आवर्स में 50 रुपये पर मील के हिसाब से एग्जेम्प्टेड होगा। इसके बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये मेडिकल बेनिफिट्स एक्सपेंस इंकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जितने भी खर्चे होंगे अगर ट्रीटमेंट के लिए दे रहा है एम्प्लॉय के ट्रीटमेंट के लिए, या उससे रिलेटेड या उनसे जो टच में है, या उनका जो ब्लड रिलेशंस है, एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली जो उनके ऊपर डिपेंडेड है, या उनके लिए, ठीक है। अगर इसमें मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है, दो प्रकार की मिलती है, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अगर इन इंडिया में उसको मेडिकल बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ दी जा रही है तो वो ऐसे हॉस्पिटल में दी जा रही है जो एम्प्लॉयर की खुद की हॉस्पिटल है, तो उसमें जितना भी खर्चा आएगा वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। पर अगर वही चीज़ अगर वो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में करता है तो उसको 15,000 रुपये तक एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, उसके बाद वो सब अमाउंट टैक्सेबल होगा। यही चीज़ अगर आउटसाइड इंडिया में होती है, यानी भारत से बाहर अगर उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, तो भारत से बाहर अगर वो उस प्रकार के हॉस्पिटल में किया जा रहा है इलाज,